17 मार्च की रात से यह फरार था और पुलिस ने इसे गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद सभी 51 आरोपियों को 21 मार्च तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। तो मैं आज ये जानना चाहता हूं, मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि अमन का असली दुश्मन कौन है? कौन लोग हैं जो अफवाह के नाम पर आतंक फैला रहे हैं? क्या ये टेररिज्म का नया मॉड्यूल है, अफवाह फैलाकर किसी शहर को आग लगा देना? क्योंकि मैं अगर आपको बताऊं कि 6 दिसंबर 1992 में जब अयोध्या का विवादित ढांचा गिरा, तब यूपी, दिल्ली, गुजरात, एमपी के अलावा पूरे महाराष्ट्र में दंगे भड़के। एक हफ्ते में सिर्फ मुंबई में सैकड़ों लोगों की मौत हुई, तब भी नागपुर शांत था। कुछ प्रदर्शन हुए, धारा 144 लागू की गई, लेकिन आरएसएस के हेडक्वार्टर वाला शहर नहीं जला। अब तक छोटे मोटे तनाव के बारे में भी कम ही सुनने को मिला था, क्योंकि नागपुर में हिंदू मुसलमान एक साथ मिलकर रहते हैं, यह दावा किया जाता था आज तक। लेकिन अब ऐसा नहीं लगता है। यहां एक दूसरे का त्योहार भी मिलकर मनाते थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि एक छोटे से प्रदर्शन के बाद और उससे जुड़ी एक अफवाह के बाद पूरा शहर जल उठा? जिसके बाद सवाल तो उठेगा ना कि इसके पीछे साजिश किसकी है। हालांकि कुछ जवाब अब मिलने लग गए हैं। पुलिस की जांच में एक एक करके परतें खुल रही हैं, जिसकी आशंका मैंने पहले ही दिन जता दी थी, वो सच साबित हो रही है। अफवाह गैंग पहले से एक्टिव था, पहले से ट्रक भरकर पत्थर इकट्ठा किए गए थे, हथियार जमा किए गए थे, और इसे लीड कर रहा था एक लोकल मुस्लिम लीडर फहीम शमीम खान, जिसे पुलिस नागपुर हिंसा का मास्टरमाइंड बता रही है। हिंसा का मास्टरमाइंड ये आरोपी फहीम शमीम खान 17 मार्च की रात से ही फरार चल रहा था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट के सामने पेश किया, और अब कोर्ट ने सभी 51 आरोपियों को 21 मार्च तक के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया। फहीम खान का नाम गणेश पेट पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर में जोड़ा गया है, जिसमें लिखा गया है, हिंसा भड़कने से कुछ समय पहले फहीम खान ने भड़काऊ भाषण दिया था। उसकी गिरफ्तारी के बाद जांच में पता चला कि उसने शुरू में 50-60 लोगों को हिंसा के लिए बुलाया था और बाद में भीड़ और बढ़ती चली गई। फहीम शमीम खान पर आरोप है कि महिला पुलिस अधिकारी के साथ छेड़छाड़ की थी और गलत तरीके से छुआ था। एफआईआर में यह भी लिखा है कि उसने ही दंगे की स्क्रिप्ट प्लान की थी। उसने भड़काने के बाद सुनिश्चित तरीके से पथराव, तोड़फोड़ और आगजनी की गई। इस मामले को लेकर पुलिस का बयान आया है, वो आपको सुनवाते हैं। पांच एफआईआर दर्ज हुई है। 50 लोगों पे अभी तक हम डिटेन कर चुके हैं। उसके ऊपर कार्रवाई शुरू है। अभी साइबर सेल की सहायता से हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं। जो दंगों में, दंगा भड़काने में या जो कानून हाथ में जो लोग ले रहे हैं, उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। सेल हमारा पूरा उसमें ऊपर काम कर रहा है। जैसे जैसे इनपुट्स आएंगे उस हिसाब से हम उनके अगेंस्ट में कड़ी कार्रवाई करेंगे। हिंसा का मास्टरमाइंड जिसे बताया जा रहा, जिस पर आरोप है फहीम शमीम खान, इसके बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। आरोपी फहीम शमीम खान की उम्र 38 साल है। खान यशोधरा नगर में संजय बाग कॉलोनी में रहता है। माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी एमडीपी का शहर अध्यक्ष है। 2024 में नितिन गडकरी के खिलाफ चुनाव लड़ चुका है। अब आपको बताते हैं कि नागपुर हिंसा में दर्ज एफआईआर में और क्या क्या लिखा गया है। लिखा यह गया है कि 500 से 600 मुस्लिम शाम को इकट्ठा हुए, छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा के पास भीड़ जमा हुई, दंगे के लिए उकसाया गया, भीड़ ने नारेबाजी की, पुलिस हिंदुओं को नहीं छोड़ने की बात कही गई, पुलिस को गालियां दी गई और फिर हमला किया गया, महिला पुलिसकर्मियों के साथ छेड़छाड़ की गई। पुलिस की जांच में यह साफ हो गया है कि नागपुर की हिंसा सुनियोजित थी, पहले से घातक प्लान बनाया गया था, जिसकी जानकारी देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में भी दी। एकूणच याच्यामध्ये जर आपण बघितलं तर सकाळची एक घटना घडल्यानंतर मध्यंतरीच्या काळामध्ये पूर्णपणे शांतता होती, पण त्यानंतर मात्र संध्याकाळी काही लोकांनी जाणीवपूर्वक अशा प्रकारचा हल्ला केल्याचं या ठिकाणी लक्षात येत आहे। याचं कारण जवळपास एक ट्रॉली भरून त्या ठिकाणी दगड मिळालेले आहेत आणि काही लोकांनी जमा करून ठेवलेले दगड, वरती जमा करून ठेवलेले दगड हे आपल्याला पाहायला मिळाले।
शस्त्र देखील मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी होते. ते शस्त्र जप्त करण्यात आलेले आहेत. वाहनांची जाळपोळ त्या ठिकाणी झालेली आहे आणि ठरवून काही ठराविक घरांना, काही ठराविक आस्थापनांना त्या ठिकाणी लक्ष्य करण्यात आलेलं आहे. 3 DCP लेवलचे लोक या ठिकाणी जखमी झालेले आहेत आणि जसं मी सांगितलं की यातल्या एका DCPवर तर थेट कुऱ्हाडी वार हा त्या ठिकाणी करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे निश्चितपणे याच्यामध्ये काही ना काही एक प्रकारे काही लोकांचा सुनियोजित पॅटर्न हा देखील त्या ठिकाणी दिसतो आहे. जांच में धीरे धीरे बातें सामने आ रही हैं. हिंसा का प्लान घातक बनाया गया था, भीड़ को उकसाया गया था, अफवाह फैलाई गई थी, भीड़ जुटाई गई थी, हिंसा को अंजाम दिया गया. FIR में इस बात का जिक्र है, पुलिस और हिंदुओं को टारगेट करने के लिए नारेबाजी की गई. लेकिन एक नेता है ओवैसी साहब. ओवैसी साहब कह रहे हैं ये सरकार का फेल्योर है, लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुका है. तो ये बहुत गलत हो रहा है. सरकार की जिम्मेदारी है, ये सरकार की गलती है, इंटेलिजेंस की फेलियर है. उस जगह जहां से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आते हैं और ये जो वायलेंस हुआ है हमारे केंद्र मंत्री के घर के करीब है पूरा, ये बड़ी गलत बात हो रही है. मामले में सियासत जारी है. शिवसेना UBT भी ओवैसी की भाषा ही बोल रही है. दुख की बात यही है कि पुलिस के हाथों में कानून व्यवस्था नहीं है. होम डिपार्टमेंट उनके हाथ बांध के रखे हुए हैं. अगर पुलिस के हाथों में कानून व्यवस्था दो तो जो भी पिछले 3 सालों से आप देख रहे हो अनगिनत रेप है वगैरह, ये नहीं होता. लेकिन होम डिपार्टमेंट जो आज मुख्यमंत्री महोदय के पास है, ये फेल हो गया. विश्व हिंदू परिषद का भी बयान आया. विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि जब प्लानिंग पहले से ही कर ली गई थी तो इसमें प्रदर्शन का क्या हाथ है. एजिटेटेड था, उसकी पहले से प्रिपरेशन थी, तो फिर ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये हमारे उकसाने से हुआ, हमारे प्रदर्शन से हुआ. हमारा प्रदर्शन शांतिपूर्ण था. वो औरंगजेब की मजार को महिमा मंडित करने के विरोध में था. उसके कारण से किसी की धार्मिक भावनाएं भड़काने का सवाल नहीं है. धार्मिक भावनाएं भड़की जब किसी ने एक झूठी खबर उड़ाई कि धर्म ग्रंथ का अपमान हुआ है. धर्म ग्रंथ का अपमान नहीं हुआ. इसलिए मैं सवाल पूछना चाहता हूं, नागपुर में पहली बार दंगे की आग, पैटर्न वही पुराना. महिलाओं के साथ छेड़छाड़, दंगाइयों का घातक प्लान, हिंदुओं पर टूटे हजारों दंगाई. फहीम ने भीड़ जुटाई. बातचीत करने के लिए मुकेश त्यागी प्रवक्ता BJP, मनीष दुबे प्रवक्ता NCP, शरद पवार, हाफिज गुलाम सरवर थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे, इस्लामिक स्कॉलर राहुल लाल, राजनीतिक विश्लेषक सुशीबेन शाह प्रवक्ता शिवसेना हमारे साथ जुड़े हैं. आप सभी का स्वागत है, दर्शकों का भी स्वागत करते हैं. राहुल लाल जी से पूछना चाहूंगा पहला सवाल. अब हाफिज गुलाम सरवर है नहीं तो पहला सवाल तो उनसे ही बनता था मेरा, लेकिन पहला सवाल मैं राहुल लाल जी से पूछता हूं. राहुल लाल जी, वही इलाके क्यों भड़क उठते हैं जहां पर हिंदू आबादी कम होती है या मुस्लिम आबादी थोड़ी ज्यादा होती है? आप ये पैटर्न देखिए पहला, और दूसरा ये कि ये अफवाह वाला पैटर्न देखिए. आप ऐसा लग रहा है कि आतंकियों का एक नया मोडस ऑपरेंडाई है, अफवाह गैंग वाला. अफवाह फैलाते हैं, भीड़ आती है, हिंसा होती है, उसके बाद फिर पूरा शहर जला दिया जाता है. संभल में यही अफवाह ने काम किया. कनेक्शन मिला पाकिस्तान से, वाया दुबई काम हो रहा था. नागपुर जो आज तक नहीं जला, जहां आज तक किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई, वहां भी अफवाह गैंग ने अपना काम कर दिया. तो ये तो मुझे लगता है एक बड़ी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, और बड़ा मुद्दा इसलिए है क्योंकि इसके पीछे पाकिस्तान जैसे मुल्कों का नाम सामने आता है, और हमारे देश के कुछ लोग इसी मुल्क का खाके, इसी मुल्क का पी के, इसी मुल्क का सांस लेके, इसी मुल्क में हवा लेके, इसी में जिंदा रह के इसी मुल्क को जलाने की प्लानिंग करते हैं. वो भी बाहर के बैठे कुछ देश विरोधी ताकतों के हाथ में खेलते हुए. लेकिन मेरा पहला सवाल यह है कि वो इलाके क्यों सेंसिटिव होते हैं, वो इलाके क्यों हर बार चर्चा में आते हैं और आग की जद में आते हैं जहां पर पॉपुलेशन रेशियो कम ज्यादा होती है? विवेक जी, जो सवाल है आपका कि जहां पे पॉपुलेशन रेशियो कम रेशियो है वहीं पे क्यों जो है कि वो जगह चर्चा में है, क्योंकि पोलराइजेशन पॉलिटिक्स को वही जगह शूट करती है विवेक जी. यही कारण है कि वैसे जगह पे उन्माद फैलाने का पूरा प्रयास होता है. देखिए, अभी आपने ओवैसी जी का बयान सुना और फिर कह दिया कि दूसरे पार्टी के लोग भी उन्हीं के बयान की तरफ जा रहे हैं. मैं कह रहा हूं
कौन लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति तार्किक होकर सोचेगा तो वो सवाल किससे पूछेगा? अब बताइए, नागपुर हिंसा के लिए अगर हम लोग आज के सरकार को दोषी नहीं ठहराएंगे, भाई 92 में भी हिंसा के दरमियान में नागपुर शांत रहा, और अगर देवेंद्र फडणवीस अभी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वह उनका गृह क्षेत्र है, जब 92 में कुछ नहीं हुआ और अभी वहां पे तमाम घटनाएं घटी। देवेंद्र फडणवीस जी के बयान को देखते, जो उन्होंने सदन के भीतर बयान दिया, देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि सुनियोजित हिंसा की साजिश हुई, यानी प्लानिंग वे में सब कुछ हुआ। अगर प्लानिंग वे में सब कुछ हुआ तो फिर सवाल तो खड़े होंगे ना विवेक जी, की प्लानिंग वे में डबल इंजन की सरकार क्या कर रही थी? मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में यह घटना घटी तो फिर उनका गृह मंत्रालय यानी स्वयं ये मुख्यमंत्री महोदय की विफलता क्यों न मानी जाए? क्योंकि देखिए, खुफिया एजेंसियां क्या कर रही थी, उनके पास जानकारी होनी चाहिए। अगर वहां पर सोचिए अफवाह फैला के सैकड़ों की संख्या में लोगों को जुटा लिया गया, फहीम ने यह हिम्मत कहां से पाई, कैसे कर लिया? और जब वो चीजें कर रहा था तब उसे कोई ब्रेक क्यों नहीं लगाया गया? उस समय उसको रोकने के पहले के प्रयास क्यों नहीं हुए? अभी यही घटनाक्रम अगर विवेक जी अगर किसी गैर भाजपा शासित राज्य में हुआ होता तो अभी इसके व्याख्या और इसके विश्लेषण अलग स्तर पर हो रहे होते, तब अभी सरकार पर जिम्मेदारी ठहरा दी जा रही होती। आपने कहा तार्किक होने की बात, आपने कहा कि पोलराइजेशन वाली पॉलिटिक्स ही वहां से शुरू होती है। तो पॉलिटिक्स होती क्यों है? पॉलिटिक्स होती है वोट के लिए, वोट बैंक के लिए, ठीक बात है। अगर पॉलिटिक्स वोट और वोट बैंक के लिए होती है, सरकार बनाने के लिए होती है, तो महाराष्ट्र में क्या चुनाव होने वाले हैं? क्या देश में आम चुनाव होने वाले हैं? जब ना महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले, ना देश में आम चुनाव होने वाले हैं, फिर पोलराइजेशन का मतलब क्या है? यही तो विवेक जी समझने वाली स्थिति है। तार्किक सवाल किया ना मैंने, तर्क दिया मैंने, आप इसको तर्क के आधार पर इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल, मैं तर्क के हिसाब से पूरा उत्तर दे रहा हूं। अभी आपने सही कहा कि अभी महाराष्ट्र में भी चुनाव नहीं और अभी देश का लोकसभा चुनाव भी नहीं है, बिल्कुल सहमत हूं इस चीज से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 24/7 वो चुनाव मुद्रा में रहती है, ये चीज भी हम लोग जानते हैं। वो चुनाव की तैयारी लगातार चल रही होती है, क्योंकि एक राज्य में चीजों से दूसरे राज्य को प्रभावित करने की कोशिश होती है। क्योंकि देखिए, मुख्य सवाल अभी भी मेरे विचार से ये मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जो दोनों संभाल रहे हैं, ये फडणवीस की एक तरह से बिल्कुल जबरदस्त नकारापन दिखाई दे रहा है। और उन्हें तो अगर वो नैतिकता का कोई भी मानदंड का पालन करते, उन्हें अपने पद से त्याग तो दे देना चाहिए था। वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने में विफल गए। नहीं, राहुल लाल जी, ठीक बात है। आपके सवाल से सहमत हूं मैं कि सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, बनती है, और सरकार एक्शन ले रही है, और पहले अगर सरकार इसे नहीं रोक पाई तो ये सरकार के खाते में है। लेकिन इसमें भी तो दो पार्टी है। दूसरी पार्टी का क्या? ये जो मास्टरमाइंड फहीम शमीम खान जिसे बताया जा रहा है, जिसका नाम है, इसने भीड़ को उकसाया, तो उकसाने वाला कौन, उकसने वाला कौन, अफवाह फैलाने वाला कौन? कौन है ये लोग? संभल में कौन अफवाह फैलाता है? विवेक जी, संभल में किसने अफवाह फैलाई?